हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 स्पेशल है। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे, यानी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका पूरा एक्सरे, उसके बारे में पूरा जानेंगे आप। अभी वर्तमान की स्थिति है, तो जो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने का अनुमान है? क्या होगा इसका आंसर? इसमें क्या अनुमान लगाया गया है? तो वो 6.8 से लेकर 7.2% ये जीडीपी ग्रोथ रेट की का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर आप देख रहे हैं, वित्त वर्ष 2026-27, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक के बीच जो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसका ग्रोथ रेट कितना होने वाला है देश का। ठीक है, तो देखिए कि न्यूज़ भी देख ही रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पेश किया है। क्लियर होगी बात? कब पेश किया है? तो 29 जनवरी को पेश किया है। और इसका जो निर्माण है, इसको बनाया किसने इस आर्थिक सर्वे को? तो वो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी.एन. आनंद नागेश्वरन, इन्हीं के नेतृत्व में तैयार किया गया है। और हर साल बजट से पहले संसद में इसको पेश किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 से लेकर 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसका ग्रोथ रेट वो 7.3% रहने का अनुमान है। तो अभी जो वैश्विक अनिश्चितता चल रही है, उसके बीच में ये सतर्क आशावादी ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे तथ्य आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरा देखेंगे ये वीडियो, तभी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा और इंडियन इकोनॉमी जो है ना, वो पूरा बेस समझ में आ जाएगा। अच्छा, जीडीपी क्या होता है आपको पता ही होगा। इस देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सब का कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि देश की जो आर्थिक तरक्की है वो कितनी हुई है, इन सब का पैमाना होता है जीडीपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। और हाँ, आपको बताऊं कि जो बजट पेश होगा 1 फरवरी को, तो 2 फरवरी वाला करंट अफेयर्स डेली वाला देखना मत भूलना आप। क्लियर होगी बात? क्योंकि उसमें बहुत कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है देख रहे हैं आप। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? और जीडीपी का जो मूल्य है वो 4.18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जापान। ये प्रश्न आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस जो आर्थिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। ठीक है, कुछ तथ्य मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। 4.18 ट्रिलियन प्लस डॉलर है इसका सकल घरेलू उत्पाद भारत ने प्राप्त किया है, और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और खास बात यह है कि अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा भारत, जिस गति से भारत चल रहा है अभी उसके मुताबिक। और तीसरे स्थान पर विस्थापित होने यानी तीसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिश भारत करेगा। और 2030 तक जो जीडीपी है वो 7.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान ये लगाया गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो यूएसए है, उसके बाद फिर चाइना का आता है स्थान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया आ गया है। जापान इस स्थान पर था जिसको भारत ने पीछे छोड़ दिया है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया? कुल निर्यात कितना हो गया बढ़कर? आंसर क्या होगा इसका? 825.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, और माल क्षेत्र यानी गुड्स क्षेत्र में ये हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं 437.7 बिलियन डॉलर का, और सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र में
$387.6 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का जो कुल निर्यात है वो रिकॉर्ड रहा है। कब? तो 2024-25 के दौरान। ठीक है, तो ये है जो डेटा गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमिक सर्वे में जारी किया है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और साथ में एक और चीज़ देख लीजिए कि पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और जो निर्यात है, ग्लोबल जो एक्सपोर्ट होता है, दुनिया भर में हर देश कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें भारत का जो स्थान है ना वो 1.8% हो गया है। भारत का जो हिस्सा है वो 1.8% ये बढ़कर हो गया है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात है। और एक इसी के साथ कि रेमिटेंस यानी प्रेषण, यानी जो प्रवासी भारत के बाहर रहते हैं तो वो जो रकम भेजते हैं उसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत है। अभी भी लगातार कई सालों से बना हुआ है। 2024-25 में जो रेमिटेंस भारत पहुंचा है वो 135.4 बिलियन डॉलर ये रकम रही है। बहुत बड़ी रकम जो प्रवासी भारतीय हैं वो भेजते हैं। तो इन सब कई सारी वजहों से क्या है, मुद्रा भंडार भी बढ़ा है। तो 16 जनवरी 2026 तक का जो आंकड़ा दिया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में, उसके मुताबिक जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा जो है, वो रिजर्व बढ़कर 701.4 अरब डॉलर इतना हो गया है बढ़कर। ठीक है, और ये भारत के खर्च का कितना है? तो ये 11 महीने के आयात और 94% बाहरी लोन को कवर करने के लिए पर्याप्त है, इतना है। ठीक है, और भारत में इस दौरान खाद्यान्न उत्पादन भी अच्छा खासा हुआ है। चावल, गेहूं, मक्का और मोटे जो अनाज है उसका उत्पादन की वृद्धि हुई है। अच्छा मानसून रहा है पिछले कई वर्षों से, जिसके चलते कृषि वर्ष 2024-25 यानी एग्रीकल्चर ईयर 2024-25 में भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 3,577.3 लाख टन, इतना ये हमारा खाद्यान्न उत्पादन हो गया है। ठीक, पहुंच गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और अन्न श्री योजना शुरू की गई, उन सब का बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है, ऐसा कहना है इस सर्वे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोटापा की समस्या जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ गई है? वर्ष 2019-20 तक का ही आंकड़ा इसमें बताया गया है, तो उसको बताइए। आंसर क्या होगा? 3.4%। जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें उनके 3.4% बच्चों में ये मोटापा देखने को मिल रहा है। ये है, और बहुत ही कठोर कुछ सुझाव दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, क्या क्या है? पहले तो कुछ आंकड़े देख लीजिए आप। ये आंकड़े जो ना इस इकोनॉमिक सर्वे में वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण उसके आंकड़ों का हवाला दिया गया है, और दिलचस्प है। उसमें क्या बताया गया है कि 24% जो महिलाएं हैं भारत की और 23% पुरुष, ये अधिक वजन या कहें मोटापे से ग्रस्त है। एक और बात यहाँ पर कही गई है, ये जो डेटा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये डेटा आप देखिए बच्चों का, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का, जहाँ पर 2015-16 में हमारे देश में 2.1% बच्चे ज़्यादा वजन वाले थे, नॉर्मल से ज़्यादा, जबकि 2019 से 21 के बीच में 3.4% बच्चे ओवरवेट हैं। यानी कम उम्र में बच्चों में मोटापा, ओवरवेट, इस सब की समस्या जो है ना वो बढ़ रही है। क्योंकि आमतौर पर भारत में यही चर्चा होती है। आमतौर पर देखिए, अब कई सारे इशू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। आमतौर पर चर्चा क्या होती है? कुपोषण है भारत में, कम वजन है, स्टंटिंग है, मतलब बच्चों का कद छोटा रह जाता है। लेकिन अब इसके साथ साथ ओवर न्यूट्रिशन यानी अत्यधिक पोषण की समस्या वो सामने देखने को मिल रही है। यानी भारत जो है ना डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन इसको झेल रहा है। एक तरफ बच्चे कमजोर हैं तो दूसरी तरफ बच्चे जरूरत से ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। ठीक है, और इसका सामाजिक स्वास्थ्य पर असर है। मतलब ये क्यों है?
ये खान पान मतलब हमारी जो जीवन शैली है, एक तो 64% उसकी वो जिम्मेदार है, और 68% जो है ना जिम्मेदार है गलत खान पान का, जंक फूड। ये बहुत बड़ी वजह देखने को मिली है, शहरी लाइफ स्टाइल ये सब। और भारत के लिए खतरा है। कुपोषण के साथ साथ मोटापा एक नई सार्वजनिक समस्या देखने को मिल रही है। और ये सब क्यों? अत्यधिक जो वसा है, फैट वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा नमक वाली, चीनी अधिक, और प्रोसेस्ड फूड जो है ना वो सब जो खपत हो रही है बहुत ज़्यादा भारत में, उसकी वजह से है। ठीक है। तो अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए कि सरकार ने या इकोनॉमिक सर्वे में इसमें कुछ सजेस्ट भी किया गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो मोटापे बढ़ाने वाले जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके विज्ञापन पर रोक लगी जाए। खासतौर पर जो शिशु और छोटे बच्चे के जो दूध और पेय पदार्थ का जिससे संबंधित जो उसका जो विज्ञापन है उस पर बैन लगा दिया जाए, ताकि मोटापे की समस्या वो कम हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विज्ञापन आते हैं ना बच्चों के लिए कि ये बच्चे को खिला देंगे तो बच्चा बहुत हेल्दी हेल्दी होगा, बहुत दिमाग उसका बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोसेस्ड फूड होता है। चाहे वो पाउडर के फॉर्म हो, चाहे जो भी फॉर्म में हो, बहुत तरह की चीज़ें विज्ञापन आते हैं। अब माँ बाप जो है ना उसको देखकर और वो खरीद के बच्चों को खिलाते हैं। अब उसमें क्या शुगर बहुत ज़्यादा इनटेक हो रहा है उसके ज़रिए, पता ही नहीं चल रहा है कि हम बच्चे को हम चीनी पिला रहे हैं, घोल घोल के चीनी पिला रहे हैं। मतलब 23%, 30%, यहाँ तक 40% तक कई सारे जो ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा जो पाउडर हैं जो बच्चों को माँ बाप मिला कर पिलाते हैं कि हमारा बच्चा जो है सेहतमंद होगा, एक्चुअल में उससे मोटापा और बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा हो गया इस मुद्दे पर। अब कुछ देखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप पर वहाँ डेली का पीडीएफ तो फ्री होता है, लेकिन अगर आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, वो आपको मेंबरशिप के जरिए मिल जाएगा। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है IAS-PCS मेंबरशिप प्लान। करंट अफेयर्स का अभी कुछ छूट भी चल रही है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में, तो फ़ायदा उठा सकते हैं आप इस छूट का। शार्प लर्निंग ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले पर, ठीक है, या फिर सन में प्रकाश सर्च कर लें या शार्प लर्निंग सर्च कर लें, और इसके ज़रिए आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टेस्ट, पीडीएफ, ये सब चीज़ आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, इन सब चीज़ों को भी हम समझते हैं। एक तो काफ़ी चर्चा होती है ना AI की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे पिछड़ रहा है। तो अब इसको इस सर्वे में एक तरह से इसको पॉजिटिव रूप दिखाने की कोशिश की गई है। एक इकोनॉमिक सर्वे में एक अध्याय है इवोल्यूशन ऑफ द AI इकोसिस्टम इन इंडिया, और इसमें कहा गया है कि भारत का जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपेक्षाकृत देर से प्रवेश किया है भारत ने, और लेकिन ये छुपा हुआ लेकिन एक बड़ा लाभ है। अब लाभ कैसे है? यहाँ वो AI नहीं है कि आपने AI को चलाना सीख लिया, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हमने चैट जीपीटी से पूछ लिया 2-4 सवाल है तो हम AI के एक्सपर्ट हो गए, उसकी बात नहीं हो रही है। जो चैट जीपीटी है ना, ऐसे ऐसे दुनिया में बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है, ग्रोक है, जेमिनी है, डीप सीक है चाइना का, और भी बहुत सारे कुछ है। तो इस क्षेत्र में भारत ने मशीन लर्निंग वगैरह के काम में पिछड़ गया है। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है कि जिन देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत जल्दी अपनाया, तो उन्होंने ऐसे मॉडल अपनाए जो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव थे, यानी ऊर्जा खपत बहुत ज़्यादा थी, बेहद महंगे थे, वित्तीय रूप से बहुत जोखिमपूर्ण थे। भारत क्योंकि देर से AI क्षेत्र में आया है, इसलिए वो उन गलतियों से बच सकता है और कम ऊर्जा, कम लागत और अधिक टिकाऊ मॉडल विकसित कर सकता है। AI की वजह से, हालांकि इसमें कहा गया है कि 10 से 20% नौकरियों पर फर्क पड़ेगा, ये भी बात कही गई है। लेकिन अगर आप देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर AI को हमने डेवलप करने में इतना पिछड़ गए, तो फिर तो वही हाल होगा ना कि कभी
कोई बेहतरीन, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करिए आप, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पश्चिमी देशों के द्वारा विकसित हैं। और उस क्षेत्र वो इस उसका इतना प्रभाव बढ़ गया कि भारत के द्वारा कोई डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है। सोशल मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया वो हम पश्चिमी देशों के सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर हो गया या एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब। तो तकनीक के क्षेत्र में हम अगर कहें कि हम पीछे होके बहुत फायदेमंद हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। खैर, सरकार का ऐसा मानना है। चले आगे बढ़ते हैं, इसी के कुछ और तथ्य हैं उसको भी देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात क्या कही गई है कि जो प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते हैं, उसके खाते जो है ना वो काफ़ी संख्या में बढ़े। टोटल जो संख्या हो गई है अब, वो हो गई है 55.02, 55.02 करोड़ बैंक खाते हो गए हैं मार्च 2025 तक टोटल। इनमें ग्रामीण जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते हैं वो 36.63 करोड़ ये हो गए हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बात है कि सितंबर 2025 में यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ पार कर गई, जिसमें लगभग 25% महिलाएं हैं। तो यूनिक इन्वेस्टर हैं, यानी जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनकी बात हो रही है। ठीक है। घरेलू मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर औसतन जो है ना अप्रैल से दिसंबर तक 1.7% रही है। तो सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है कि हमने ये बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ठीक है। अगला है वित्त वर्ष 2025-26 में जो निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7% की वृद्धि हुई है, जो जीडीपी का 61.5% तक पहुंच गया है। और 2012 के बाद से यह उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है। ठीक है। निजी उपभोग मतलब जो आप और मैं, जो पब्लिक जो आमतौर पे खर्च करते हैं ना, उसका उपभोग करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आगे है एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है, जो मैंने पहले भी बताया था कि भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो देखिए कि 3577.3 लाख मैट्रिक टन इतना तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 250 लाख मैट्रिक टन अधिक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है ना कुछ कृषि वर्ष, ठीक है, तो हर चीज़ का अलग अलग ईयर होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना वो 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक का होता है। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर ईयर होता है वो माना जाता है 1 जुलाई से लेकर अगले साल के 30 जून तक। ठीक है, क्लियर होगी बात? कब माना जाता है एग्रीकल्चर ईयर? तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये माना जाता है। क्लियर होगी बात? आगे है क्या? प्रधानमंत्री किसान योजना, इसकी शुरुआत से लेकर अब तक पात्र जो किसान हैं उनको 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि बांटी जा चुकी है। किसानों के जो कैश जो दिया जाता है ना, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अगला है क्या? वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग जो जीवीए है यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो क्रमशः 7.72% और 9.13% ये बढ़ा है। तो ये कहना है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है ना उसका संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे है कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी हुई जो पीएलआई स्कीम चलती है, ठीक है, पीएलआई जो स्कीम है उसमें 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित किया गया। ठीक है। प्रोडक्ट लिंक इंटेंसिव जो स्कीम है उसकी चर्चा की जा रही है। ठीक है। तो ये डेटा जो है ना, और कहा गया कि इससे जो है ना वो काफ़ी रोजगार सृजित हुए हैं नए। आगे है मुद्दा क्या? सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसके तहत लगभग 1.61 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली 10 परियोजनाएं शामिल हैं। अगला पॉइंट है रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर, उसमें लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच में। ठीक है। तो ये पहले 550 किलोमीटर की स्पीड थी, मतलब 550 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर था, और अब जो देखने को मिल रहा है वो 3500 किलोमीटर, ये इतनी जो है ना वो इतनी हो गई है, जोड़ी गई है। ठीक है।
ये टोटल संख्या, ये आंकड़ा ये देखने को मिल रहा है। ओके, मतलब इतना हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी तथ्य हैं वो भी देख लीजिए आप, कि भारत जो है ना वो घरेलू विमानन, डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उसमें उस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर निकला है। और हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी, वो बढ़कर 2025 में 164 हो गई है। ठीक है, अगला है डिस्कॉम। डिस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं ना उसको डिस्कॉम कहा जाता है। तो उसमें ऐतिहासिक बदलाव आया है। 2025 में पहली बार 2701 करोड़ रुपए का सकारात्मक लाभ दर्ज किया गया है। ठीक है, तो लाभ होता था, बहुत सारे डिस्कॉम कंपनियां घाटे में रहती थी, सरकार उसकी पूर्ति करती थी, लेकिन अब कहना है फायदे में देखने को मिल रहा है। ओके, और ये भी कहा गया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा, उसके इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी भारत में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है भारत में। ठीक है, देखिए ये सब तथ्य कितने महत्वपूर्ण है। इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है उसमें तीसरा स्थान पे है भारत। अगला क्या है? प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्तरों पर जो सकल नामांकन अनुपात है वो 90.9, 90.3 और 78.7 है, ये भी डेटा कहा गया है। क्लियर हो गई बात? और भी कई सारी चीज़ें कही गई हैं, बताई गई हैं, जैसे भारत ने ना स्पाडेक्स यानी ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग, यानी जो अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट है उसको जोड़ देना फिर उसको अलग कर देना, इसको स्पाडेक्स कहते हैं। तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो ये कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे दुनिया में अभी अनिश्चितता का वातावरण है, माहौल है, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सरकारी कर्ज को लेकर भी चिंता जताई गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में, कि ये कहा गया है कि राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य जो है ना वो कोशिश की जा रही है। और लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि राज्यों का भी जो कर्ज है ना वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी बड़ी वजह बताया गया है, जो बड़ी बड़ी जो लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर अधिक खर्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से राजस्व घाटा जो है ना वो बढ़ रहा है। और इसका असर हो रहा है कि कुछ राज्यों में दिन प्रतिदिन जो खर्चों के लिए जो है ना वो कर्ज लेना पड़ रहा है, ज़्यादा लेना पड़ रहा है। लेकिन ये स्थिति तो केंद्र सरकार की हालत भी है। ठीक है, और अगर हम केंद्र सरकार की बात करेंगे, सरकार ने ये राज्यों के बारे में कहा है। राज्यों में तो बहुत सारे, जैसे बिहार में देखिए कि वहाँ जो जीविका दीदी है उनको 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी महिलाओं को जीविका दीदी बनाएगा। जीविका एक एनजीओ है वहाँ पर सरकारी, उसका मेंबर बनाएगा, और 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से पहले बांटे गए। तो इस तरह के चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी इन सब योजनाओं की वजह से ना राज्यों पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे ये पूरा का पूरा आपने ये समझा। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। तो जो बजट वाला जो डेटा है, बजट जो आएगा उसमें मैं एक एक चीज़ तार को खोल खोल के बताऊंगा। ठीक है, और बेहतर ढंग से क्लियर होगा आपका। तो बजट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। कब? 2 फरवरी को केंद्रीय बजट का, 1 फरवरी को मंत्री जी पेश करेंगे, और 2 को मैं आपको वीडियो के तौर पर सुबह सुबह प्रेजेंट करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किन 2 राज्य या यूनियन टेरिटरी से दुर्लभ चींटी मक्खियों की 2 नई प्रजातियां क्या क्या है? मेटाडॉन घोरपदेई और मेटाडॉन रीमेरी, उसकी खोज की गई है। आंसर होगा तमिलनाडु और दिल्ली। ठीक है, कोयम्बटूर का एक इंस्टीट्यूट है अमृता विश्वविद्यापीठम यूनिवर्सिटी, तो उसी के जो वैज्ञानिक हैं उन सब ने ये खोज की है। ये जो चींटी है, द हिंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, रेयर चींटी है जो फ्लाई भी करती है, इस तरह की चींटी होती है। तो एक तो खोजी गई दिल्ली में और दूसरी तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में संकटग्रस्त प्रजाति या संकटग्रस्त प्रजाति और ढोल डॉग उसको देखा गया? आंसर का रानी पाता टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वहीं पर ये पाया गया है। ये है
ढोल डॉग, ठीक है, ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें भी शामिल है, मतलब विलुप्त प्राय ये प्रजाति मानी जाती है। तो 23 जनवरी को इसको वहाँ वन विभाग ने मध्य प्रदेश के, उसने सोशल मीडिया हैंडल पर इसको साझा किया इस जानकारी को, ठीक है। और ये बहुत मतलब गजब का प्राणी है। आपको हो सकता है, देखिए तस्वीर ही ऐसी है, हो सकता है धुंधला सा दिख रहा होगा, फोटोग्राफ भी ऐसा है। ये ना कभी कभी मतलब बाघ और भालू इन सब का भी शिकार छीन लेता है, उससे छीन कर और भाग जाता है, इतना शातिर ये जीव है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो गवर्नर हैं वहाँ के मंगू भाई सी पटेल, तो उन्होंने ही 26 जनवरी को ये घोषणा की कि 2026 एग्रीकल्चर ईयर होगा मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर किसानों को लेकर काफ़ी काम किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर काफ़ी काम किए जाएंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मोहन यादव हैं। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिन मनाया जाता है मुख्य तौर पर, एक है 30 जनवरी और एक है 23 मार्च को, ठीक है। 30 जनवरी और 23 मार्च महात्मा गांधी की शहादत दिवस होती है 30 जनवरी को। इस दिन 1948 में नाथुराम गोडसे, जो भारत का पहला आतंकवादी कहिए उसको, उसने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जबकि 23 मार्च 1931 को आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, फांसी दे दी थी। तो इन शहीदों को याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी इलियास पाशा का निधन हो गया 22 जनवरी 2026 को। तो वह किस खेल से जुड़े हुए थे? आंसर होगा फुटबॉल, फुटबॉल से जुड़े हुए थे। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, फोटोग्राफी ये रहा। वो भारत और पूर्वी बंगाल के लिए वो खेला करते थे, इंडियन टीम से भी खेलते थे। लंबी में बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। फुटबॉल करियर जो है ना उनका शानदार रहा है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। कई सारे मतलब उन्होंने जब खेला तो कई सारे कप भी भारतीय टीमों ने जीता है, फेडरेशन कप, रोवर्स कप, वाईफाई कप, वाईवाई कप, एयरलाइंस ट्रॉफी, बहुत सारी जो भारतीय ट्रॉफी और इंटरनेशनल ट्रॉफी, ये सब भी भारत ने जीती थी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं कल फिर ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और शार्प लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। डेली का PDF तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, फ्री PDF में डेली का कंटेंट होता है। और वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब PDF के लिए आप मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर का लाभ उठा सकते हैं आप। ओके, बाय।